जैविक खेती में बीज उपचार कैसे करना है और उसका पोषण प्रबंधन कैसे करना है। देखिए, खेती के 4 ही आयाम हैं मुख्य तौर पर। हमने बीज को देखना है, मृदा को देखना है और पोषण प्रबंधन के साथ में जो उसमें रोग और कीट आने वाले हैं, उनका भी प्रबंधन करना है। ये 4 ही आयाम हैं पूरी खेती, इन्हीं पर टिकी हुई है और हम इन चारों पहलुओं को यदि ध्यान में रखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो हम टिकाऊ खेती की बात करते हैं, या जैविक खेती की बात करते हैं, या प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, वो जो है उसमें हम सफल हो पाएँगे। तो अ, सभी को नमन और स्वागत करते हुए मैं शुरू करता हूँ। ये मन की बात है मेरी, तो मैंने उनको कुछ लफ्ज़ों में पिरोने का प्रयास किया है। आप भी ज़रा इसमें सुनिए और ध्यान दीजिए कि करना है कुछ ऐसा जो हो सबसे अलग व अनोखा। क्या है ऐसा जब सोचा, पाया कि ये धरती है कितनी सुंदर, जिसको बना दिया है हमने ऊसर व बंजर। हमने काटे पेड़, बना डाली लंबी लंबी सड़कें, खेतों को उजाड़ बना दी ऊंची बिल्डिंग। अन्न उगाया जहर डालकर जिसने कर दिया बीमार। हवा में भी फैला है जहर, फेफड़ों ने भी दे दिया है जवाब। तो ये एक कल्पना है कि तभी जो है हमारी आंख खुल गई और जाना ये तो एक सपना था, काश ये सच ना हो जाए। लिया तभी प्रण कि अब बनाना है धरती को सुंदर व समृद्ध, जिससे आने वाली पीढ़ी हमको करे नमन। मेरे बुजुर्गों ने जो धरती हमको दी है, जिसमें हम वो चैन की सांस ले सकें, ऐसा उसको बनाए रखें, ऐसा उसको हम आने वाले संतति को देकर जाएं, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो ये मेरे मन की बात है। शायद सबको इस बात से एग्री होंगे कि आज तो ये सपना हमने देखा है, कहीं ये सच ना हो जाए। और यदि ये सच हो गया तो मैं समझता हूँ कि ये प्रकृति का जो बैलेंस है, जो अभी बना हुआ है, ये सब बिगड़ जाएगा और बैलेंस बिगड़ने के बाद सब कुछ जो है, जो हमने सोचा था वो कुछ नहीं होगा, सब बर्बाद हो जाएगा। तो इस बर्बादी को करने से पहले ही हमको रोकना होगा और उसी का आगाज़ है जिस खेती की आज हम बात करते हैं, चाहे वो जैविक खेती हो। अनेक नामों से हम पुकारते हैं इसको, लेकिन मकसद केवल इतना है कि हमने प्रकृति को संतुलन में लाना है और मिट्टी, पानी, हवा और जो भी हमारे उस मिट्टी से या हमारे भोजन से जुड़ा हुआ है, उसको स्वस्थ करना है, समृद्ध करना है और यही उद्देश्य हमारा सबका होना चाहिए। दूसरी, आज का जो टॉपिक है उसमें रोग की बात की जाती है। तो उसमें कुछ वैज्ञानिक लोग हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, वो कहते हैं, जो एक सच्ची बात भी है, कि हम अगर बीमारी की बात करते हैं तो हम तब ध्यान देते हैं जब सर से पानी गुजर जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने रोग को आने से पहले रोकना है और कीट को आने के बाद, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि रोग जो होता है वो बीज के अंदर होता है, मिट्टी के अंदर होता है, लगभग 50 से 80%, और बाकी जो है वो हवा के द्वारा मौसम के अनुकूल होने पर फैलता है। तो यदि हमने बीज और मृदा को ध्यान में रखा तो हम काफ़ी हद तक जो रोग हैं उसको कंट्रोल कर पाएंगे। और इसके अलावा कीट की जहाँ तक बात आती है, तो जो मेरे वैज्ञानिक साथी हैं वो सब जानते हैं कि कीट का एक लेबल होता है, क्योंकि प्रकृति में कीट मित्र भी हैं और हानिकारक भी हैं, और दोनों का जो बैलेंस है उसको बनाना बहुत ज़रूरी है, जो आज डिसबैलेंस हो चुका है। तो होता क्या है कि जब कीट आए भी ना तो भी हम कीटनाशक उसमें डाल देते हैं, और बायोपेस्टिसाइड का तो सबका अलग अलग सिस्टम है, वो एक एक चर्चा करेंगे उस पर। लेकिन अगर हम पेस्टिसाइड की बात करें तो अभी मैं, जैसे धान का समय आ रहा है, पैडी हम लोग सभी लगाते हैं, जो काफ़ी सारे फार्मर जुड़े हुए हैं पैडी के साथ में, तो वो लोग लीफ फोल्डर, तना छेदक नहीं भी आया हुआ है, या दूसरे कीट जो सकिंग पेस्ट हैं वो नहीं भी आए हुए हैं, तो भी पहले ही हम जो है बहुत सारे कीटनाशक जैसे कार्टाफ है या दूसरे कीटनाशक हैं उनको डालने में विश्वास करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी एक ईटीएल लिमिट होती है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। जब हमको लगे कि ईटीएल लिमिट से पार हो रहा है, क्योंकि प्रकृति में जो मित्र जीव हैं उनको भी मैनेज करने दें, वो अपने आप मैनेज करेंगे, लेकिन हम इतना तसल्ली नहीं रखते हैं। हम रोग का ध्यान नहीं देते, बीज को उपचारित नहीं करते, मृदा को उपचारित नहीं करते,
लेकिन बाद में फिर बहुत ज़्यादा स्प्रे करते हैं। और आप सब भी जानते हैं कि एक बार कीट बहुत ज़्यादा आ गया या बीमारी बहुत ज़्यादा आ गई, तो फिर उसको कवर करना, उसको कंट्रोल करना, वो किसी के बस की बात नहीं है। चाहे आप कितना ही भी स्प्रे कर लें, वो रुक नहीं पाता है। तो हम पहले रोग की बात करते हैं कि रोग जो है फैलते किस कारण से हैं। तो रोग के जो फैलने के कारण हैं, वो 3-4 बहुत मुख्य हैं। जैसे मैंने बताया कि बीजों के द्वारा फैलते हैं, मिट्टी के द्वारा फैलते हैं, और जो कुछ बचता है चूँकि हवा के द्वारा फैलते हैं। ज़मीन में जो स्पोर पड़े हुए हैं, बीमारी के रोगाणु पड़े हुए हैं, वो सब हवा के ज़रिए फिर उड़ करके एक दूसरे के पौधे पर जाकर के वो फैलते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं। कुछ जो है मात्रा में कृषि यंत्रों के द्वारा भी फैलते हैं, और कीटों के द्वारा, जैसे सकिंग पेस्ट हैं उसके द्वारा भी फैलते हैं। जैसे कि वायरस की बहुत सारे येलो मोज़ेक वायरस लगभग सभी फसलों में आते हैं। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा भी उस बीमारी से रिलेटेड ही है, तो वो दोनों भी जो है सकिंग पेस्ट के द्वारा फैलते हैं। तो हमने इन पर मेन फोकस रखना है कि बीज मिट्टी को उपचारित करेंगे तो हवा के द्वारा जो फैलने वाले रोग हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। और कृषि यंत्रों का भी यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश की जाए कि उनकी साफ सफाई हम जरूर करें। बल्कि हम देखते हैं कि आपने काम किया, जो भी कृषि यंत्र हैं तो उनकी सफाई नहीं करते हैं, ऐसे ही हमने स्टोर कर दिए, उनमें बीमारी के जो रोगाणु हैं वो उसमें रह जाते हैं, उसको रह जाते हैं। ऐसे ही जो कीट हैं, कीटों के द्वारा जो फैलते हैं, उनको भी सही तरीके से हमको मैनेज करना है। तो बात करते हैं सबसे पहले बीज की, क्योंकि खेती का जो मुख्य आयाम है वो बीज है। अगर बीज को यदि उपचारित नहीं किया तो लगभग 30 से 40% तक जो बीमारी है वो बीज के द्वारा फैलती है, जिसको हम सीड बॉर्न डिजीज कहते हैं। तो जब बीज उपचार हमें करना क्यों चाहिए, उसके पीछे क्या रीजन है? तो बीज उपचार करने के लिए सीधा है कि हमको उसको रोग मुक्त और कीट मुक्त करना है, इसलिए बीज उपचारित करना है। चाहे वो आप जैविक कीटनाशक से करें या जैविक फफूंदनाशी से करें। और दूसरा जो आयाम है वो बेहतर जमाव है। जब हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो जर्मिनेशन परसेंटेज जो है, पहले तो बीज के ऊपर ही आधारित होता है कि बीज आपने कहाँ से लिया है, कैसे लिया है, वो कितनी मात्रा में उसमें जर्मिनेशन परसेंटेज है। कुछ जो अच्छे किसान हैं उसको पहले ही जमाव करके देख लेते हैं। लेकिन फिर भी यदि कुछ बीज में, मान लीजिए बहुत सारे बीज ऐसे होते हैं कि उसमें थोड़ा बहुत जर्म प्लाज्म एक्टिव होता है, अगर थोड़ा बहुत भी बचा है तो जब बीज उपचारित करने के बाद वो भी एक्टिवेट हो जाता है, और जल्दी मतलब जर्मिनेशन भी जल्दी आएगा बीज उपचारित करने से, और वो समान रूप से जो है दिखाई देगा आपको। और कभी-कभी प्रतिकूल जो परिस्थितियां होती हैं उसमें वो जो सिमिलर है वो शो करता है। इसलिए हमको सीड ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। बीज का चुनाव हम क्यों करें, कैसे करें, ये एक मुख्य विषय है जिस पर बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिसका हमें ध्यान देना आवश्यक है। तो सबसे पहले तो बीज प्रमाणित हो। अब यदि जैविक खेती की बात है तो आप सभी जानते होंगे, क्योंकि जो जैविक खेती करते हैं उसमें हाइब्रिड या दूसरे जो जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड हैं या टर्मिनेटर सीड हैं, उनका इस्तेमाल कम से कम किया जाता है। टर्मिनेटर और जीएमओ सीड्स तो करते ही नहीं है, थोड़ा बहुत हाइब्रिड करते हैं, लेकिन उससे सबसे बेस्ट माना जाता है कि आप उसमें देसी बीजों का इस्तेमाल करें, क्योंकि देसी बीज में वो रेजिस्टेंस पावर होती है जो बीमारी और कीट को कंट्रोल करने में सक्षम होता है। इसलिए बहुत सारे बीज ऐसे हैं जिनके पैदावार होने के साथ साथ जो है, पैदावार अच्छी होने के साथ साथ में रोग बीमारी को भी कंट्रोल करते हैं। तो बीज हमारा यदि आप कहीं से ले रहे हैं तो प्रमाणित हो, और यदि प्रमाणित नहीं है तो वो स्थान जहाँ से हम ले रहे हैं वो जरूर अच्छा हो, किसी यूनिवर्सिटी का हो या एनएससी या इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ से हम लें, या गवर्नमेंट की जो प्रमाणित एजेंसीज हैं वहाँ से लें। और यदि किसान से भी ले रहे हैं तो उसका जो है हिस्ट्री हमको मालूम होनी चाहिए कि उसने किस तरीके से रखरखाव किया हुआ है, कौन सी वैरायटी का वो बीज है, वो हमारे क्लाइमेट के हिसाब से है या नहीं है। अगर वो क्लाइमेट के हिसाब से नहीं है, वहाँ के मौसम के हिसाब से नहीं है, तो भी वो अच्छा उत्पादन नहीं दे पाएगा। तो उन बातों का भी ध्यान रखें। कभी कभी क्या होता है कि हम एक साइड किसी दूसरे स्थान का बीज ले आते हैं, लेकिन वो अगर क्लाइमेट के अनुरूप नहीं है तो वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जर्मिनेशन परसेंटेज जो है हमारे बीज का वो बहुत अच्छा होना चाहिए, कम से कम 90% तो होना ही चाहिए। 100 हो तो अच्छा है, लेकिन यदि 90 और 80 के बीच में भी है तो भी उसको अच्छा माना जाता है। इसके अलावा जब हम बीज ले रहे हैं
तो हम उसका एक सैंपल लेकर के ये भी चेक कर लें कि वो बीज जो है ज़्यादा छोटे ना हो, सिकुड़े ना हो, टूटे हुए ना हो, मतलब वो सिमिलर हों, एक जैसे हों। कभी-कभी क्या होता है कि मिक्स सीड भी आ जाता है, जो देखने में थोड़ा-सा एब्नॉर्मल होता है, कुछ छोटा होता है, कुछ बड़ा होता है, तो वो एक समान होना चाहिए। यहाँ पर हमें ये विशेष ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ये बीज जो है, पूरी जो खेती आपकी आधारित है, वो इस बीज पर ही आधारित है। तो हमारे पहले जो वेबिनार हुई थी, डॉक्टर प्रणय सर ने किया था, तो उसमें भी बहुत अच्छी जानकारी दी थी। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, जो बलराम संदेश का यूट्यूब चैनल है, उसमें वो वीडियो पड़ी हुई है। और आज तो ये थोड़ा-सा ही पार्ट है, तो इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा बीज जो है, उसको हम अगर ले भी आएँ, तो हम ये देखें कि उसका वो अगर थोड़ा बहुत हल्का है, सिकुड़ा है, तो उसको हम अलग कर लें। क्योंकि जितना हम अच्छा बीज लेंगे, स्वस्थ बीज लेंगे, तभी वो बेहतर परफ़ॉर्म कर पाएगा। तो बीज को नमक के घोल में डाल कर के देख सकते हैं, यानी कि 2% का आप नमक का घोल बना लीजिए, 10 लीटर पानी में 1 से 2 किलो डालते हैं। इसको चेक करने के लिए आप एग्स डाल सकते हैं, इतना नमक उसमें डालते जाएँ जब तक वो एग ऊपर अंडा जो है तैरने ना लगे। उसके बाद उसमें बीज डालें और छोटे और छोटे या कटे-फटे बीज ऊपर आ जाएँगे, और जो हैवी बीज हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। उनको आप 2-3 बार पानी में धो के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि घर का बीज है, तो उसको जो है आप खेत में ज़रूर बदल लें। अक्सर होता क्या है कि बदलाव जो है, वो हर कोई चाहता है, चाहे हम घर की बात करें, चाहे हम अपने खाने-पीने की बात करें, या हम देखते भी हैं कि अपने डेली लाइफ में कि एक ही दिन एक ही तरह का काम करते-करते हम ऊब जाते हैं, तो बदलना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही अगर आप अपने घर का ही देसी बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, और आज पर्टिकुलर जिस खेत में आपने लगाया है इस बार, अगली बार अपना खेत बदल लें, और अगली बार ना बदल पाएँ तो लगभग दूसरे-तीसरे साल को आप ज़रूर बदल लें। बीज शोधन के तरीके क्या हैं, वो सब लगभग आप जानते ही हैं। बीज की ड्रेसिंग कर सकते हैं, कोटिंग कर सकते हैं, हीट ट्रीटमेंट, जो गन्ने का बीज है उसको हम हीट ट्रीटमेंट के थ्रू उपचारित कर सकते हैं। और जो बीज की पैलेटिंग है, ये थोड़ा-सा महँगी होती है, ये कंपनीज़ करती हैं। तो ये बीज शोधन के तरीके हैं, जिनका हम अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जो सिंपल बीज हम लोग जो जैविक खेती करते हैं, उसमें जो पहला वाला है बीज ड्रेसिंग जो है, वो सबसे बेस्ट है। आप जो देखते हो जो ड्रम है, वो ड्रम सीडर में भी उसको सीड को ट्रीटमेंट कर सकते हैं, घड़े के द्वारा कर सकते हैं। वो सबसे बेस्ट है। बीज को फैला लीजिए, जो भी आपको दवाई लगानी है उस पर उसको अच्छे से उस पर लेप चढ़ जाना चाहिए। लेप चढ़ाने के लिए आप राख का सहारा ले सकते हैं, गुड़ का सहारा ले सकते हैं, किसी मीठी चीज़ का सहारा ले सकते हैं। जब उस पे जम जाएगी, वो परत जम जाएगी, तो वो काम करना शुरू कर देगा, और जिस पर्पज़ से आप बीज शोधन कर रहे हैं, वो पर्पज़ आपका सॉल्व हो जाएगा। बीज शोधन कैसे करें? देखिए, जैविक आदानों में हमारे पास बहुत सारे आदान होते हैं, और उन आदानों को सही समय पर कौन-सा अवेलेबल है और कितनी कौन-सा ठीक रहेगा, वो हमें उसी समय एट ए टाइम जो है, वो सोचना होता है। जो भी चीज़, क्योंकि कभी-कभी किसान का काम इतना जल्दी का होता है कि वो ना चाहते हुए भी बहुत कभी-कभी बीज उपचारित नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप खेती कर रहे हैं, ख़ास तौर से अगर जैविक खेती कर रहे हैं, तो इस पे अपना ध्यान अवश्य दें कि हम एक प्लानिंग के साथ खेती करें। और हो सके तो जो अच्छे किसान हैं, वो डायरी भी मेंटेन करते हैं कि आपने किस खेत में कौन-सा बीज, कितनी प्रजाति, कौन-सा प्रजाति का बीज लगाया है, और कैसे-कैसे उसके लक्षण हैं, वो सब कुछ, और क्या-क्या आदान आपने उसमें किस समय डाला है। ये एक अच्छे किसान की पहचान होती है। तो जो अच्छे किसान बनना चाहते हैं, वो आप इस जो सिस्टम है, इस सिस्टम को आप फॉलो कर सकते हैं। एक आप अच्छी सी डायरी मेंटेन करें, जितना खेत है उस पे आप नक्शा बनाएँ। जिस तरीके से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम या जो आपके खेत को जैविक प्रमाणीकरण व्यवस्था में गुजारते हैं, तो वो एक डायरी बनवाते हैं। जो लोग इस प्रमाणीकरण व्यवस्था में हैं, तो वो डायरी मेंटेन होती ही है ऑलरेडी। और यदि नहीं है उस व्यवस्था में, तो आप स्वयं भी उस डायरी को मेंटेन करें, और एक-एक चीज़ आप लिखें, इवन खर्चा भी आप लिखें। तभी हम अपना लॉस एंड प्रॉफिट जो है उसमें दिखा सकते हैं, देख सकते हैं कि हमने कितना कमाया एक फसल से, और उसका कितना हमको लाभ मिला। तो एक अच्छे किसान की ये पहचान होती है कि वो हर चीज़ को लिखता है। तो ये कुछ है, अभी इनको फिर एक-एक करके जानेंगे कि देसी बीज शोधन के जो तरीके हैं, आप दूध, लस्सी, छाछ से कर सकते हैं, गौमूत्र से कर सकते हैं, बीजामृत से कर सकते हैं। अगर आपके पास में अच्छे बायो के फंजीसाइड्स हैं, तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कीट की किसी के यहाँ प्रॉब्लम रहती है बहुत ज़्यादा,
तो आप बायो का इंसेक्टिसाइड भी ले सकते हैं जो मित्र फफूंद आते हैं। इसके अलावा जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं इनका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखा गया है। और जो FIR है जैविक में, वैसे वो वैज्ञानिक लोग इसको बहुत अच्छा मानते हैं। पता नहीं किस तरीके से उसको उन्होंने अच्छा माना है, शायद शोध किया होगा। लेकिन FIR फंजीसाइड पहले होता है, उसमें फिर इंसेक्टिसाइड और फिर राइजोबियम। ये अक्सर जो है दाल वाली फसलों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और आप जानते हैं वेस्ट डिकम्पोजर पूछा कैप्सूल, ये भी एक बहुत अच्छा जो है बीज शोधन का एक तरीका है। और रासायनिक फफूंदनाशी और जो कीटनाशक से बीज शोधन करते हैं वो पहले से आता है ऑलरेडी। आप ये भी जानते होंगे कि जो कीटनाशक हैं उनका ज़्यादा लंबे समय तक असर नहीं रहता है। वो असर जो है बुआई के आते तक वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। जबकि बायो से यदि आप करते हैं तो उनका असर लंबे समय तक बना रहता है, क्योंकि वो मित्र जीवाणु बेस्ड होते हैं। तो इसलिए जो है अगर आप रासायनिक खेती भी कर रहे हैं तो उसमें भी आप बायो का सहारा ले सकते हैं। तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा जानते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आप जानते हैं किसान जल्दी जल्दी बीज बुआई करता है, फसल को तैयारी करता है। तो सबके घर में मैं समझता हूँ कि देसी गाय यदि नहीं भी है तो कोई भी पशु की गाय का जो दूध है, लस्सी है, वो ले सकते हैं। छाछ अक्सर किसानों के यहाँ होती ही है। तो मैंने बहुत सारे फार्मर्स को कराया है, गेहूं का, धान का और गन्ने का भी बीज मैंने उपचारित कराया है। बहुत अच्छे रेस्पॉन्स मिले हैं। जैसे हम सिंपल गेहूं की ही बात करें, जैसे धान का टाइम चल रहा है तो धान की भी हम बात करें तो उसमें आप जो है दूध ले सकते हैं या लस्सी या छाछ। आप कोई भी बीज को फैला लीजिए, उस पर आप इसको डाल दीजिए। इतना डालें, वो कोई कितना डालना है ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस बीज के ऊपर अच्छे से तह लग जाए उतना मात्रा में आप उसको डालें। अगर ज़्यादा पतला है तो थोड़ी सी राख भी डाल सकते हैं, बहुत मामूली सी। और गुड़ डाल देंगे, पहले लस्सी में आप गुड़ मिला दीजिए तो वो ऑटोमेटिकली चिपक जाएगा। तो मैंने देखा है कि जिन्होंने ये तकनीक अपनाई है उस तकनीक में 2 दिन पहले जमाव आया है। और चूंकि लस्सी और छाछ और दूध में लैक्टोबैसिलस बैसिलाई नाम का जीवाणु होता है जो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देता है, और ये फ्री का सिस्टम है, आप ये सबके घर पे मौजूद है। आपको कहीं दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में छाछ लीजिए और अपना बीज उपचारित कर लीजिए। कोई भी आप बीज लगा रहे हैं, किसी भी फसल का आप लगा रहे हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका ये आपके सामने है, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद गौमूत्र है। गौमूत्र ताज़ा इस्तेमाल नहीं करना है, थोड़ा सा उसको 1-2 दिन पुराना, 4 दिन पुराना होगा तो अच्छा रहता है। ताज़ा क्योंकि बहुत तीखा होता है, और ताज़ा भी आप कर रहे हैं तो साथ में आप मिट्टी या कुछ और चीज़ मिला सकते हैं, इवन लस्सी भी उसमें मिला सकते हैं, तो उससे भी उपचारित आप कर सकते हैं। इसके अलावा सब जानते हैं कि बीजामृत एक बहुत अच्छा, जो हमारे सुभाष पालेकर जी हैं उन्होंने दिया हुआ है, तो आप बीजामृत का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी बनाने की तकनीक सब है। 20 लीटर पानी होता है, 5 किलो देसी गाय का गोबर, 5 लीटर गौमूत्र होता है, चूना होता है। चूना और गोबर को आप 1 दिन पहले चूने को पोटली में बांध दीजिए और गोबर को पानी में रख दीजिए, इससे को मैश करके उसका अर्क निकाल सकें। और अगले दिन फिर इसको तैयार करके सबको मिक्सअप करके आप बीज को उपचारित कर लीजिए। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मेहनत लगती है। 2 दिन, पहले दिन भी करना होता है, अगले दिन भी करना होता है, तो जो भी आपको सूट करे वो आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि अगर किसी को अच्छे जैविक फफूंदनाशी मिल जाते हैं तो वो आप ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास है, पैसिलोमाइसिस है, इन सब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसको करना कहाँ कहाँ है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, जैसे आप सब्जियां लगा रहे हैं तो सब्जियों में विल्ट की प्रॉब्लम आती है, रूट रॉट की प्रॉब्लम आती है, गलन की प्रॉब्लम आती है, फ्यूजेरियम है, वर्टिसिलियम है, फाइटोफथोरा है, ये सारे फफूंद जो है, राइजोक्टोनिया है, ये सारे फफूंद आपकी जड़ों में होते हैं, बीज में होते हैं। तो इनको रोकने के लिए आपको ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास सबसे बेस्ट तरीका है। आप थोड़ी मात्रा में 25 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से ट्राइकोडर्मा ले लीजिए, 25 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से सूडोमोनास ले लीजिए। मैंने बताया कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप थोड़ा बहुत कम और ज़्यादा, 25 में 20 ग्राम रह जाए, 30 ग्राम रह जाए, 40 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है। कभी कभी हम जो है कुछ ऐसी जगह से ले लेते हैं जहाँ पर कोई स्कोर उसके जो मित्र फफूंद के कम रहते हैं, तो मात्रा ज़्यादा भी ले सकते हैं। और यदि अच्छी क्वालिटी का है, प्योर उई स्कोर है, तो आप प्रॉपर सही मात्रा में लें। जैसे कुछ एक किसान हैं, मेरे मिलने वाले भी हैं, वो बनाते हैं प्योर फॉर्म में, तो
वो जो है कम मात्रा में भी काम कर सकता है। तो आप ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास से जो गलन वाली समस्या है, रूट रोट वाली प्रॉब्लम है, उसके लिए आप सारी फसलों को इनसे उपचारित कर सकते हैं। कुछ ऐसी सब्जियों वाली फसलें हैं जिसमें नेमाटोड की समस्या आती है, जैसे धान में भी आती है, गेहूं में भी आती है, मिर्च, बैंगन, टमाटर में भी आती है। तो आप पैसिलोमाइसिस, यदि पहले से ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप ले लीजिए, नहीं तो आप मृदा उपचारित करने में पैसिलोमाइसिस डाल दीजिए और ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास आप उपचारित कर लीजिए, क्योंकि ट्राइकोडर्मा भी काफी मात्रा में निमेटोड को कंट्रोल करता है। पैसिलोमाइसिस अब कुछ क्षेत्रों में बंद हो गया है। किसी ने शिकायत की थी कि ये थोड़ा सा ह्यूमन बींग्स के लिए सही नहीं है, तो उसमें ये बंद हो गया है। उसकी जगह वर्टिसिलियम क्लेमाइडोस्पोरियम जो फफूंद है वो आ चुका है, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी बताया हुआ है कि इसकी जो क्वालिटी है चेक करने के लिए उसका आप डब्बे पर एक्सपायरी डेट देख लें, एक्सपायर ना हुआ हो, डब्बा लिक्विड हो चाहे पाउडर हो, वो फूला हुआ ना हो, क्योंकि वो फूला हुआ है तो उसमें कंटामिनेशन हो चुका है, इसलिए वो फूल गया है। और इसके अलावा जो नमी है, पीएच है, वो ठीक ठाक होनी चाहिए उसमें। जैसे पाउडर आप ले रहे हैं तो आप उसको हिला कर देख लीजिए, यदि हिल रहा है, ज्यादा हिल रहा है तो समझो कि उसमें नमी उड़ चुकी है। क्योंकि कुछ लोग दुकानदार जो है वो धूप में डाल देते हैं या वो टेम्परेचर का रूम टेम्परेचर में रखा है, यानी कि 18 से 24 डिग्री 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर यदि रखा है तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, नमी भी उसमें प्रॉपर बनी रहती है। लेकिन अगर डायरेक्टली आपने धूप में डाल दिया है तो वो धीरे धीरे सूख जाएगा। ये जो है इसका ध्यान रखने की जरूरत है। तो कुछ में कीटों की प्रॉब्लम रहती है, जैसे गन्ने में, मूंगफली में व्हाइट ग्रग की समस्या आती है, कहीं कहीं पे दीमक की समस्या है, तो उसके लिए आप जो है मेटाराइजियम एनिसोप्ली सबसे बेस्ट मित्र फफूंद है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी उपचारित करने का वही तरीका है। अगर ज्यादा समस्या है तो आप मृदा को भी उपचारित कर लीजिए और हल्का फुल्का बीच पे भी लगा लीजिए। दूसरा इसी का साथी है बवेरिया बेसियाना। दोनों का मोड ऑफ एक्शन सेम है। ये इनका काम करने का तरीका ये है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो सूंडी आपको दिखाई दे रही है, ये जो मेटाराइजियम है ये उसका है। ग्रीन कहीं कहीं पे ग्रीन जो है फफूंद डेवलप हो जाती है। जो व्हाइट आप देख रहे हैं ये बवेरिया बेसियाना का है। तो ये सारे कीटों को कंट्रोल करता है, चाहे वो सकिंग पेस्ट है, चाहे वो कैटरपिलर है, या जो भी बिटेल्स हैं, सबको करता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये जो है कीट के शरीर पर लग जाना चाहिए। ये प्रिवेंशन में इस्तेमाल नहीं होता है। ये कीट की अवस्था उपस्थित होनी चाहिए, तभी इनका इस्तेमाल होता है और तभी ये काम कर पाते हैं। तो क्योंकि इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये बॉडी के जो भी कीट है उसकी बॉडी से टच करते हैं और टच करके उसमें पेनिट्रेट करते हैं, और पेनिट्रेशन करने के बाद में जहां से भी उनको रास्ता मिलता है, एनएस के द्वारा, मुख के द्वारा, या कोई भी शरीर का पार्ट जो घाव हो कहीं पर, तो वो एंटर कर जाएगा और अपनी मात्रा को बढ़ाने लगता है इसके बॉडी के अंदर जाकर के, और इसका जो आहार नाल है उसको चौक कर देगा और उसके शरीर से ही अपने आप को जिंदा रखने के लिए खुराक लेने लगता है। तो ये फफूंद जो है धीरे 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 मल्टीप्लिकेशन करती है बहुत तेजी के साथ, और 24 से 48 कहीं कहीं पे 48 मतलब 4 से 5 दिन में उस कीट को कंट्रोल कर देती है, खत्म कर देती है। तो ये सॉइल एप्लीकेशन में भी और सीड ट्रीटमेंट में भी इसी तरीके से काम करता है। तो अगर बीज पे आप लगा देंगे तो ऑलरेडी अगर पहले से है मौजूद तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, चाहे वो दीमक है, व्हाइट ग्रब है, या कोई भी कीट है, और इन्फेक्शन होने के बाद फिर वो जिंदा नहीं बचेगा। बस सवाल फिर यही खड़ा होता है कि जो बैक्टीरिया फफूंद आप ले रहे हैं, जो मित्र जीव आप ले रहे हैं, वो जिंदा होना चाहिए और उस पैकेट के अंदर होना चाहिए। बीज शोधन कैसे करें? हाँ, उसी कड़ी में है कि आप एजोटोबैक्टर, एजोस्पी, एसिटोबैक्टर, पीएसपी, एनपीके, ये मित्र जीव हैं, इनको भी आप ले सकते हैं, इनसे भी आप बीज शोधन कर सकते हैं। एजोटोबैक्टर जो है फ्री लिविंग जीवाणु है, एजोस्पिलियम है वो भी फ्री लिविंग जीवाणु है। इन दोनों को भी आप बहुत अच्छे रेस्पॉन्स इनके मिले हैं। ये जमाव जल्दी आता है इनसे, और नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, क्योंकि उस समय नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। एसिटोबैक्टर स्पेशली शुगर क्रॉप्स के लिए होता है, जो मीठी फसलें हैं जैसे चुकंदर है, ज्वार है, गन्ना है, ये ऑटोमेटिकली मीठी क्रॉप्स में ऑलरेडी मिलता है, लेकिन अब जो है काफी मात्रा में कम हो गया है, तो अलग से भी इसको दे करके आप एक्स्ट्रा लाभ ले सकते हैं। पीएसबी सुडोमोनास और बैसिलस ग्रुप के जीवाणु होते हैं जो फास्फोरस को उपलब्ध कराने का काम करते हैं। तो एफआईआर मैंने आपको बता दिया।
इसके बाद आप वेस्ट डिकम्पोजर, हालांकि अब बहुत कम हो गया है मिलना जो है, लेकिन अगर किसी के पास रखा है, वो पहले से तैयार करते हैं, तो आप इसको भी बीज उपचारित और मृदा उपचारण में कर सकते हैं इस्तेमाल। और इसी का जो सब्स्टिट्यूट है वो पूसा वाले कैप्सूल है, वो भी आप आराम से मंगा सकते हैं, ये पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं, इनको आप लेकर के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है भूमि शोधन की, कि भूमि शोधन क्यों करें। तो उसके पीछे भी रीजन यही है कि हमारी जमीन में चूंकि मोनोक्रॉपिंग या एकल फसल हम करने लगे हैं बहुत ज्यादा, तो उस फसल के जो कीट हैं, बीमारी हैं, वो हमारी जमीन में घर कर जाते हैं, उनकी लाइफ साइकिल वहीं पर पूर्ति होती जाती है, पूरी होती जाती है। इस वजह से जो है वो अपने आप को उस खेत से दूर नहीं कर पाते। इसीलिए कहते हैं कि फसल चक्र अपनाना बहुत जरूरी है, एक फसल के बाद दूसरी फसल चेंज करना बहुत जरूरी है, गहरी जड़ के बाद में उथली जड़ वाली फसल जरूरी है, कम पानी चाहने वाली की फसल के बाद में अधिक पानी चाहने वाली फसल जरूरी है। बदलाव ही संसार का नियम है, और ये बदलाव हम करते नहीं हैं। इसलिए हम कहते हैं अन्न उत्पादन में हम संपूर्ण हो गए हैं, हमारे पास बहुत अन्न है, लेकिन जब आप करेंगे ही उसकी खेती तो अन्न तो होगा ही होगा। आपने धान ही धान लगा दिया चारों में, गेहूं ही गेहूं लगा दिया, गन्ना ही गन्ना लगा दिया, तो फिर कैसे वो जो है समस्याएं नहीं आएंगी। आप जब एकल प्रणाली में जाते हैं तो ये समस्याएं आती हैं, और जैविक खेती में एकल प्रणाली बैन है। आप जो है जैव विविधता का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपनाना पड़ेगा। एक ही खेत में जितना मैक्सिमम आप फसल लगा सकते हैं, जमीन के किसी भी भाग को आप खाली ना छोड़ें, आप उसमें कुछ ना कुछ आप लगाएं, लेकिन आप उसको एक फसल उसमें ना लगाएं, अनेक फसलें लगाएं। आप 50 फीट तक आप देखते हैं कि पूरा आसमान खुला हुआ है, आप 50 फीट तक कोई भी एग्रो फॉरेस्ट्री साथ में ले सकते हैं, नीचे हल्दी लगा सकते हैं, जैसे गन्ना ही है, गन्ने को आप 8 से 10 फीट 15 फीट पर ले जाएं, और बीच में आप 2 लाइन 4 लाइन अन्य किसी फसल की लगा सकते हैं, जो भी सीजन के हिसाब से आता है। अभी मैं वेस्टर्न यूपी की बात करूं तो यहाँ पे गन्ना जो है मैक्सिमम मार्च में लगाते हैं, अप्रैल मई जून तक भी लगाते हैं, गेहूं काटने के बाद लगाते हैं, उसका कुछ मतलब नहीं बनता है। सही तरीका इसका जो है फरवरी मार्च, 15 फरवरी के बाद मार्च अप्रैल तक आप लगा लीजिए। और उससे भी बेस्ट है कि यदि आप अक्टूबर की सोइंग में आप आ जाएं तो उससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती है। आप अक्टूबर की सोइंग कीजिए और गैपिंग पर कीजिए, 5 फीट से लेकर के आप 10-12 फीट पर ले जाइए। तो वो जो गैपिंग आप करेंगे उसमें आप मेथी, धनिया, लहसुन, प्याज, मटर, चना, कोई भी फसल आप ले सकते हैं, सरसों। तो ये क्या है, ये आपको एक्स्ट्रा इनकम देने के साथ साथ जमीन को ढककर भी रखेगी, जमीन ढकेगी, मल्चिंग रहेगी, तो खरपतवार भी कम होंगे, और जड़ में जो एरेशन है, जमीन में जो रहने वाले मित्र जीव हैं, जो हमारे रसोइया हैं, वो प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगे। और जब वो प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो फसल भी समृद्ध रहेगी और हमको एक्स्ट्रा इनकम भी होगी। तो आप इंटरक्रॉपिंग या जैव विविधता को अपनाएंगे तो जैविक खेती का जो आधार है वो वही है। आप अपने खेत में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्रॉप्स लगाएं तो उसका फायदा आपको मिलेगा। तो भूमि शोधन क्यों करना चाहिए? बीमारी को रोकने के लिए, कीट को रोकने के लिए, और जो हमारे मित्र जीव हैं उनको एक बेहतर एनवायरनमेंट देने के लिए हमको जो है भूमि शोधन करना चाहिए, उनकी मात्रा बढ़ाने के लिए भूमि शोधन करना चाहिए। इससे जो है हमारी जो मिट्टी है उसकी संरचना सुधरती है। जो आज सबसे बड़ी समस्या है पीएच का असंतुलन होना, हम देखते हैं कि जो पीएच है वो बहुत आवश्यक है हमारी जमीन के लिए संतुलन होना। और जो नॉर्मल पीएच है आप सभी जानते हैं कि 5.5 से 6.5 से लेकर के 7.5 है वैसे, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो 6.5 से लेकर के 7 पीएच तक होना बहुत जरूरी है। यदि उससे ज्यादा है तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है, जमीन में रहने वाले मित्र जीवों पे इफेक्ट पड़ता है। कम है तो अभी वो एबनॉर्मल कंडीशन में रहता है, तो वो जो लेवल है वो लेवल 6.5 और 7 के बीच में बना रहना चाहिए। अगर इतना भी नहीं है तो आप 6.5, 7.5, 8 तक भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या होगा, इससे जो है अगर हम भूमि को अच्छे से शोधित करेंगे तो सॉइल की जो संरचना है उसमें सुधार आएगा, और जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी जमीन के अंदर होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से वो होती रहेगी, बराबर होती रहेगी। और जो पोषक तत्व हैं, जब हमारी जमीन में मित्र जीवों की संख्या पर्याप्त होगी तो जो जमीन के अंदर खुराक पड़ी हुई है वो आपकी फसल को रेगुलर मिलती रहेगी। कैसे करें भूमि शोधन, ये उसके आयाम हैं, इनको एक एक करके जानते हैं।
देखिए, जैसे मैंने बताया कि ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, जिस तरह की भी समस्या आपकी जमीन में है, आप उस तरीके से आप भूमि को शोधित कीजिए। जैसे मैंने बताया कि अधिकतर फसलों में जड़ से संबंधित बीमारी ज्यादा आती है। मैक्सिमम जितने भी जो रोगाणु हैं वो सब जमीन में ही रहते हैं और उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। उनको कंट्रोल करने के लिए जो ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास है, ये सब जमीन के ही जीव हैं जो हमने केमिकल खेती करने के चलते इनको खत्म कर दिया है, इनकी मात्रा घटा दी है। इनको दोबारा रिवाइव करने के लिए हमको इनको दोबारा डालना पड़ेगा। तो ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास जो है, आप अगर अच्छी मात्रा में है तो आप 2 किलो या आधे से 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा सा लोगों को भ्रमित करता है कि हम कैसे करें। कुछ लोग 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तक आप उसको जो है मल्टीप्लाई करते रहते हैं। देखिए, मल्टीप्लिकेशन एक छोटा सा समझ लीजिए कि होता क्या है कि जहां इनको बनाया जाता है वहां एक कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है, प्रॉपर नमी, प्रॉपर पीएच और कंट्रोल एनवायरनमेंट के साथ इनको डब्बे में पैक किया जाता है उनके भोजन के साथ में। और जब हम इसको ओपन में लाते हैं तो कुछ लोग तरल में करते हैं। तरल में आए इस खुले वातावरण में करोड़ों जीव हैं ऐसे हानिकारक, जो तुरंत जैसे ही आपने खोला उसमें कंटामिनेशन हो जाएगा निश्चित रूप से। हाँ, थोड़ा बहुत मात्रा में जो गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, अच्छी सड़ी हुई जो है, वो काफी हद तक जो है उसमें आप 1 से 2 बार आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप पैकेट ला रहे हैं तो मल्टीप्लाई केवल कंपोस्ट में 1-2 बार कीजिए, बाकी नहीं तो आप कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सीधा लाइए, गुड़ लीजिए, ट्राइकोडर्मा हो चाहे सूडोमोनास हो या कोई भी फफूंद हो या बैक्टीरिया हो। आप 2 किलो ट्राइकोडर्मा या 2 किलो सूडोमोनास में आप आधे से 1 किलो गुड़ लीजिए, उसको घोलिए पानी में और कंपोस्ट में मिलाइए या मिट्टी ले लीजिए। अगर कंपोस्ट भी नहीं है आपके पास में तो मैंड की मिट्टी ले लीजिए और मिट्टी 10-20 किलो मिट्टी लेकर के उसमें मिक्सअप कीजिए अच्छे से, गुड़ का घोल डालिए और बस सीधा आप उसको जमीन में छिड़क दीजिए और उसके बाद पानी दे दीजिए। या अगर ऑलरेडी नमी है, आपका पैर उसमें जा रहा है, ठीक से आप चल सकते हैं, तो शाम के समय दे दीजिए, रात को ओस पड़ती है, सुबह तक वो बैक्टीरिया फफूंद जो है जमीन में लीचिंग कर जाएगा, जड़ के सहारे सहारे जमीन में चला जाएगा। अब वो काम करने, कुछ लोगों के मन में सवाल होता है कि ये काम कब तक करता है, कितने समय तक करता है। काम करने का जो तरीका है उसको चाहिए जीवांश कार्बन। अब हमारी जमीन का जीवांश कार्बन घट गया, बहुत कम हो गया है, होना चाहिए 5% तक और है 0.2, 0.3, 0.4, 0.5%। कुछ अच्छी जमीनें हैं जो 0.8% तक है। सरकारी या वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि 0.8 से 1% तक ये होना चाहिए। अब इतनी मात्रा में जो ये जीवांश कार्बन घटने की वजह से ये अपने आप को जिंदा महसूस नहीं करते, मतलब इनके लिए वो प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं है कि ये अपने आप को जिंदा महसूस कर सके या सही रह सके। तो इसके लिए क्या है कि जीवांश कार्बन को बढ़ाना बहुत जरूरी है। वो कैसे बढ़ेगा? जब आप तरह तरह की फसलें लगाएंगे और जमीन में अच्छे जो जमीन को सही करने वाली, समृद्ध करने वाली चीजें हैं उनका इस्तेमाल करेंगे तो वो अपने आप जीवांश कार्बन बढ़ेगा। और जीवांश कार्बन बढ़ेगा तो ये मित्र जीव ऑटोमेटिकली लंबे समय तक काम करना शुरू कर देंगे। तब तक, जब तक जीवांश कार्बन नहीं है, जिस फसल में आपने इस्तेमाल किया है उसकी जड़ के साथ ही अपना कोलैबोरेशन बना लेते हैं और उस फसल में तो काम करते ही हैं जब तक वो फसल खड़ी है। उसके बाद यदि जमीन में जीवांश कार्बन अच्छा है तो और अगली फसल में काम कर देंगे, नहीं है तो धीरे धीरे अपने आप को खत्म कर लेते हैं। ये इनका काम करने का तरीका है। तो आप ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, जैसे गन्ने में रेड रॉट की समस्या आती है, विल्ट की समस्या आती है, तो इनके लिए सबसे बढ़िया है कि आप ट्राइकोडर्मा 2 किलो, 2 से 5 किलो, अगर ज्यादा समस्या है तो 5 किलो और कम समस्या है तो 2 किलो में भी काम चल जाएगा। 2-2 किलो दोनों ले लीजिए, गोबर खाद में मिलाइए और खेत में तैयारी करते समय डाल दीजिए। आपका विल्ट, उकटा, कंडवा और इसके अलावा जो और समस्याएं आती हैं, इवन पोखा बोइंग है, हालांकि वो हवा के द्वारा फैलता है लेकिन काफी मात्रा में ओइस्पोर जमीन में भी रहते हैं। तो जमीन को उपचारित करने का ही मकसद ये है कि जमीन में जितने भी मित्र जो हानिकारक फफूंदनाशी पड़े हैं उनको पहले ही ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास के जरिए खत्म कर लिया जाए। ट्राइकोडर्मा फफूंद को रोकता है और सूडोमोनास जो है बैक्टीरिया और फफूंद से होने वाले रोगों को रोकता है। निमाटोड की समस्या है तो बैसिलोमाइसिस ले लीजिए और वर्टिसिलियम क्लेमाइडोस्पोरम ले लीजिए, और यदि कीट की समस्या है तो मेटाराइजम, एनिसोप्ली, बवेरिया बेसियाना। इनकी भी डोज वही है, 2 किलो पाउडर पर एकड़ के हिसाब से या आधे से 1 लीटर पर एकड़ तरल खाद में। गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो उससे इनको ये एक्टिवेट हो जाते हैं और लंबे समय तक काम करते हैं। भूमि शोधन की बात ऐसे ही, ये जो बैक्टीरिया हैं इनका भी हम इसी तरीके से भूमि शोधन कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा लंबा होता जा रहा है
मैं इसको और शॉर्ट करता हूँ, वेस्ट डिकम्पोजर, पूसा कैप्सूल, इन दोनों से भी आप भूमि को उपचारित कर सकते हैं। यानी कि जैसे आपकी फसल में कोई भी अवशेष बचा है तो आप खेत की बुआई से या फसल की बुआई से पहले ही आप अब जमीन में इनको तैयार करके चला देंगे तो जो बायोमास कच्चा है उसको पकाने में ये मदद करता है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जितने भी मित्र जीव हैं ये सब हमारी जमीन को सही रखने में, समृद्ध करने में सहायक हैं, तो इनका इस्तेमाल आप जरूर करें। देखिए ये पीएच का चार्ट है, मैंने पहले भी दिखाया था पिछले वाली वेबिनार में कि जो नाइट्रोजन है आप देखिए 6 से लेकर के 8 पीएच तक ही आपकी फसल को मिलता है। अगर पीएच हमारा ठीक रहेगा, फास्फोरस 6.5 से 7.5 तक ही मिलता है। पोटास और सल्फर में कोई दिक्कत नहीं है, ये हाई पीएच पे भी मिल जाते हैं। लेकिन कैल्शियम, मैग्नीशियम ये जो है आपका 6 से लेकर के और 8, सवा 8 तक मिलता है। आयरन मात्र जो है 5.5 से लेकर के 7 तक मिलता है, और जो मैग्नीज है वो आपका 5 से लेकर के 7 तक मिलता है। मैग्नीज, बोरॉन, कॉपर और जिंक, और मॉलिब्डेनम जो है वो 6 से लेकर 8 के बीच में मिलता है। तो ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये पीएच को दर्शाता है कि किस पीएच पर कौन सा तत्व मिलता है। अब आप सोचिए कि जो मैंने बताया 5.5 से लेकर के 7.5 तक, देखिए लाइन देखिए, ये एसिड वेरी स्लाइटली जो है यहाँ मैंने बताया 6.5 और ये 7.5। इस पीएच पर सारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, तत्व हैं, पोषक तत्व पौधे को जो चाहिए 18 से 20 तत्व जो हैं वो सारे के सारे इस पीएच पर मिलते हैं। इसलिए हमारा पीएच जो है नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। अब जल्दी से मैं बता देता हूं कि कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक तो जो फसल की जो खुराक है, जैविक खेती में हमको ये ध्यान रखना है। हम लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग समझते हैं कि हमने गोबर की खाद डाल ली तो समझो जैविक खेती हो गई, या गोबर की खाद के साथ में कंपोस्ट हमने डाल लिया तो जैविक खेती हो गई। जैविक खेती या प्राकृतिक खेती मिला जुला रूप है सबका। जिस समय जो फसल या जमीन मांगती है उस तरीके से हमको उसमें मैनेजमेंट करना है, और घबराना बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे उदाहरण आपको ऐसे मिल जाएंगे, जब उन्होंने शुरू किया तो धीरे 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 उनको सीखते गए, करते गए, और एक दिन ऐसे दौड़ने लगे। आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो उसको वो तुरंत नहीं चलने लगता है, उसको पहले माँ बाप बहुत पहले गोदी में खिलाते हैं, उसके बाद फिर पहिया चलाते हैं, फिर उनको रेड़वा देते हैं यानी कि जो वॉकर है, तब जाके धीरे धीरे वो अपने पैरों पे खड़ा होता है। उसी प्रकार से जैविक खेती करने वाले जो लोग हैं या प्राकृतिक खेती करने वाले जो लोग हैं वो एक अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं। अच्छे रास्ते पर चलने में थोड़ी समस्याएं आती हैं, संघर्ष होता है, लेकिन उससे घबराना नहीं होता है। उसमें समस्याएं कहाँ आ रही हैं उनको मीट आउट करना होता है और उसका फिर समाधान निकालना होता है। तो खुराक तो चाहिए उसको, अब उस फसल को पोषण कैसे मिले ये हमें सोचना है जैविक खेती में। मैंने बताया कि जैव विविधता बहुत जरूरी है। जब तक आप जैव विविधता नहीं अपनाएंगे तब तक जो है पोषक तत्वों का प्रबंधन नहीं मिलेगा। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने गन्ने के साथ में मेथी या लहसुन और प्याज लगाया। अब गन्ने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, आप बायोपेस्टिसाइड को और बाकी चीजों को छोड़ दीजिए, गन्ने में दीमक की समस्या आती है, गन्ने में विल्ट की समस्या आती है, रेड रोट की समस्या आती है। यदि आपने उसमें लहसुन प्याज लगाया है, मेथी लगाया है, धनिया लगाया है, तो इनकी जड़ों से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स निकलते हैं। वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं, सिट्रोफोर्स जो हैं, वो एक दूसरे की फसल को न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट के साथ साथ जो है जो कीट और बीमारी हैं उनको, उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि जिससे कि वो बेहतर उनके लिए अच्छी जगह, मतलब उनके लिए वो एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं करता है। तो जो दीमक और या दूसरी बीमारियां आ रही हैं वो लहसुन और प्याज के जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स निकलते हैं या सिट्रोफोर्स निकल रहे हैं, उसकी जड़ों से रसायन निकल रहे हैं, वो उन बीमारियों को कंट्रोल करते हैं। इसलिए जैव विविधता या एक फसल के साथ अनेक फसलें लगाने का चलन जैविक खेती में है, तो वो बहुत जरूरी है। तो प्रबंधन तभी होगा जब हम जैव विविधता को अपनाएंगे, और इसके अनेक फायदे हैं। हमने मिट्टी भी सुधरती है, हमारी इनकम भी बढ़ती है, एनवायरनमेंट भी अच्छा होता है, और इसके साथ साथ जो है जो हमारी इनकम है, मान लीजिए आपने गन्ना ही लगाया, उस फसल में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कोई बीमारी या कीट ऐसा लग गया जिससे कि पूरा बर्बाद हो गया। अगर आप इसके साथ दूसरी फसल कर रहे हैं या कोई वानिकी लगा रहे हैं, जैसे आजकल बर्मा ड्रैक है, जो मालाबार नीम है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, या एक हमारे किसान हैं 12 अंता में राज नंदवाना जी,
उन्होंने बहुत अच्छा एक अपने खेत के चारों तरफ बफर ज़ोन मेंटेन किया, जिसमें सागौन के साथ में करौंदा लगाया है। सागौन लंबे समय की फसल हो गई और करौंदा उनको तुरंत जो है हर साल पैदावार देने वाला या फल देने वाला हो गया। तो इस तरीके से भी आप प्लान कर सकते हैं कि बफर ज़ोन तो मेंटेन रहेगा ही रहेगा, साथ में हमको जो बाहर की जो दीवारें हैं, बाहर की जो बाउंड्री है, उसको भी हमने कवर अप कर लिया और वहाँ से भी हम इनकम ले रहे हैं। इस ऐसे ही आप बीच में और भी कर सकते हैं। आप किनारे पर खेत के अंदर की साइड लगभग 3 या 5 मीटर पर आप एक मैंड बना दीजिए, उस पर आप फल वाले पौधे लगा सकते हैं। उसके बाद एक मैंड और बना करके उसमें आप कंद वाली फसल लगा सकते हैं। छोटी-छोटी क्यारियों में बाँट करके और बहुत सारी फसलें लगा सकते हैं। ये छोटे खेत वाले तो कर ही सकते हैं, जो बड़ी ज़मीनें हैं उनमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा जो दलहनी फसल है, फसल चक्र अपनाने के साथ-साथ में आपको दलहनी फसल साल में एक बार ज़रूर लेनी चाहिए, जिससे कि ज़मीन की जो दशा है वो सही रहती है। जैसे धान से पहले सनी ढैंचा लगाते हैं, तो उससे जो है आपको नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। जो फसल का बोने का समय है, उसका ध्यान रखें, उचित समय पर लगाएँ, उचित दूरी पर लगाएँ, इसका बड़ा महत्व है। हम लोग करते क्या हैं, कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम बीज डालें, वो बहुत ज़रूरी नहीं है। हमने अपने बीज को अभी जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देखिए, एक कमरे में यदि 50 लोग आ सकते हैं और हमने उसमें 100 लोग डाल दिए हैं, तो वो साँस लेना उनको मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही पौधे का भी हिसाब है। अगर आपने एक पौधे को पूरा जो न्यूट्रिएंट्स उसके आसपास का है उसको प्रॉपर मिलेगा, तो वो फुटाव भी करेगा और अपने आप को मजबूत भी करेगा। जब अंदरूनी ताकत उसको मिलेगी तो रोग और बीमारी भी कम आएँगे और वो बेहतर उत्पादन देने में सक्षम होगा। तो उचित समय और उचित दूरी भी बहुत ज़रूरी है। धान की फसल में ही आप ब्लू ग्रीन एल्गी है, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, एजोला है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फसल का जो अवशेष है, उसका उचित प्रबंधन करना ज़रूरी है। उसको आप कंपोस्ट बनाएँ, जलाएँ ना, इसे जलाने की बहुत समस्या रहती है। आप खेत में ही उसको आजकल ऐसे ही मशीनें आ गई हैं कि उसी में आप उसको पलट दीजिए और डिकम्पोज़र आप इस्तेमाल कर दीजिए, वहीं पर गल जाएगा वो। और यदि केमिकल खेती भी आप कर रहे हैं, तो हल्की मात्रा में यूरिया डाल करके भी उसको गला सकते हैं। तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है और जैविक मुख्य फ़ोकस जो हमारा होना चाहिए, वो जैविक कार्बन को बढ़ाने पर होना चाहिए। समझता हूँ जैविक खेती करने वाले सभी जानते हैं, हमको जीवामृत का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और जीवामृत में भी देसी गाय का जो बना हुआ जीवामृत है, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। जहाँ-जहाँ देसी गाय का गौमूत्र जाएगा, जीवामृत जाएगा, वहाँ ज़मीन में सोए हुए मित्र जीव, केंचुए और सब जो है ऊपर आ जाएँगे और आपकी फसल के लिए, ज़मीन के लिए काम करना शुरू कर देंगे। दूसरा घन जीवामृत है, इसको आप बुरकाव करके भी डाल सकते हैं और इसका आप जैसे टॉप ड्रेसिंग करते हैं, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और खेत की तैयारी करते समय। कुछ लोग अगर वर्मी कंपोस्ट कर रहे हैं, तो इस तरफ भी आप जा सकते हैं। वर्मी वाश इसी के साथ है। जब भी आप वर्मी कंपोस्ट और वर्मी वाश एक साथ लें, तो अपना स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाएँ कि ढाल नुमा उसकी बेड बनाएँ। आप स्लोप रखें उसमें 6 से 8 इंच का और साइड में नाली दे दें, तो उससे आपको वर्मी वाश भी मिलता रहेगा और वर्मी कंपोस्ट भी, दोनों ही एक साथ मिलते रहेंगे। कंपोस्ट खाद बनाएँ। कोई भी कंपोस्ट है जो आपका पुराना ढर्रा मेथड है, उसको आप बंद करके आप कंपोस्ट बनाएँ। यदि पशु ज़्यादा हैं और यदि पशु कम हैं, तो जीवामृत और घन जीवामृत का इस्तेमाल करें। खलियाँ यदि मिल पाती हैं, किसी के यहाँ नीमाटोड की समस्या है, तो आप नीम की खली ले सकते हैं, महुआ की खली ले सकते हैं, जो भी उपलब्ध है आपके पास, सरसों की खल है। इसको और अच्छा तरल खाद के साथ देना है, तो आप जीवामृत के साथ में जो है खली, सरसों की खल डाल करके बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। जो इसके रिजल्ट आए हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा के साथ-साथ माइक्रोब्स की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। जब आप जीवामृत बनाते हैं 3 से 5 दिन में, तभी आप 1 से 2 किलो खल उसके अंदर डाल दें, बारीक करके। तो वो जो है, वो शुरू में ही जब आप सारा मटेरियल डालेंगे तभी उसको डाल दें, तो उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो बढ़ जाती है और आपकी फसल के लिए बहुत बढ़िया खाद, तरल खाद बन जाती है। हरी खाद, जैसे मैंने बताया, कोई भी दाल वाली फसल या हरी खाद साल में एक बार ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें, अगर आपको जैविक खेती करनी है। ऐसा फसल चक्र अपनाएं जिसमें ये ज़रूर हो, तो इससे जो है आपका जो पोषण प्रबंधन है वो बना रहेगा। प्रेसमड यदि किसी के पास है, तो उसको भी आप डाल सकते हैं, जो शुगर मिल्स से कनेक्टेड हैं, सस्ती मिल जाती है। हालाँकि ये आप ही की चीज़ है, लेकिन वो पैसा लेते हैं, तो आप ट्रॉली में भरकर लाइए। और मैंने इसमें देखा है कि कुछ लोग बताते हैं कि हेवी मेटल्स होते हैं, लेकिन ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है, उसमें हेवी मेटल्स इतने नहीं हैं। आप अगर फिर भी आपको लगता है, तो आप उसको 2-4 महीने रख दीजिए, ला करके डाल दीजिए और उसमें डिकम्पोज़र का आप इस्तेमाल कर दीजिए या पूसा कैप्सूल का इस्तेमाल कर दीजिए या ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर दीजिए। तो वो अच्छे से और सड़गल जाएगा और आपकी फसल के लिए एक बेहतर कंपोस्ट खाद तैयार हो जाएगा।
नाडेप कंपोस्ट ये पुराना तरीका हो गया, ये बहुत लेंथी है, तो इसको आप करें ना करें वो आप देख लीजिए। क्रोम खाद बहुत अच्छा खाद है, आप बना सकते हैं इसको अपने घर पर ही। बस इसकी जो जो रॉक फास्फेट है, मसूरी फास्फेट है, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहां पर ये है। और कैसे बनता है वो यूट्यूब चैनल पे है। इसको रॉक फास्फेट, मसूरी फास्फेट के साथ में जो भी आपके पास में कचरा है, बायोमास है, उसके साथ इनकॉर्पोरेट करके गला चढ़ा करके 30 से 35 दिन में तैयार हो जाता है। और ये एक फास्फोरस का बहुत अच्छा स्रोत होता है, जिसमें 20 से 22% जो है फास्फोरस होती है। मटका खाद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सप्त अंकुर धान्य जो है, जैसे अगर आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर है या पूसा कैप्सूल है, या नहीं भी है तो आप दाल ले लीजिए 5-7 तरह की, उनको आप रात को भिगो दीजिए, अगले दिन उनको वो फूल जाएंगी, अगले दिन मिक्सी कर लीजिए, उसको अरक निकाल लीजिए और उसको आप पर एकड़ के हिसाब से 1 से 2 किलो दाल काफी है, 2 किलो दाल पर एकड़ के हिसाब से उसका जो भी अरक निकलता है वो ऐसे मान लीजिए टॉनिक की तरीके से काम करेगा। इसके अलावा जो गोबर है आपके पास, कंडे हैं, या जो गाय के, देसी गाय के या किसी भी पशु के जो गोबर हैं, बने हुए कंडे हैं, उनको आप 2 से 4 दिन 5 दिन आप भिगो के रखिए। उसमें भी जो काला काला निकलता है, अर्क जो उनका निकलेगा, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। कुछ एक ग्रबको का भी जो है प्रोडक्ट आता है सागरिका के नाम से, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे टॉनिक्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन जीवा अमृत जो आपने बनाया है उसका भी आप छान करके इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत अच्छा काम करता है। लस्सी का आप बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। मटका ले लीजिए, मटका में लस्सी डाल दीजिए, और लस्सी में तांबे का टुकड़ा डाल दीजिए, लोहे की छड़ डाल दीजिए, और उसको 10 से 15 दिन तक आप सड़ने दीजिए। उसके बाद जब उसमें सड़ाना हो जाएगी तो वो एक बढ़िया, उसमें गौमूत्र भी डाल दीजिए 5 से 10 लीटर। मान लीजिए जैसे 15 किलो आपने 15 लीटर लस्सी ले ली तो उसमें 5 लीटर गौमूत्र डाल दीजिए और थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। तो ये पूरा सड़ गल करके अच्छा आपका न्यूट्रिएंट्स देने के साथ साथ में बायोपेस्टिसाइड भी बन जाएगा, जो कीट और बीमारी दोनों को कंट्रोल करेगा। पंचगव्य है, बीजीए है, जोला है, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गौबाना जो है वो बहुत सिंपल तरीका है। एक छोटी कुंडी बनाइए आप, जहां भी ट्यूबवेल है आपकी, उसमें पुराना 2-4 दिन का जो गोबर है या ताजा गोबर आप डाल सकते हैं, उसमें गोबर और मूत्र दोनों डाल दीजिए, और जो पानी का सोर्स है, ट्यूबवेल का जो पाइप है, वो सीधा उसमें डाल दीजिए। तो वो क्या है, वो घुलेगा पानी, वो गोबर में, मिट्टी में, उसमें मूत्र में घुल करके और सीधा सीधा नाली के सहारे आपका जाएगा। यदि आप इसको देसी गाय के गोबर के साथ करेंगे तो उसका एक्सीलेंट रिजल्ट आए हैं। जहां जहां ये जाएगा, आप सोच रहे हैं कि ताजा गोबर में दिक्कत आएगी, देखिए ताजा गोबर आप कंपोस्ट के रूप में गाढ़ा करके डालेंगे उसको सीधा, जैसे आजकल डालते हैं। मैंने देखा है कि कच्ची खाद जो है सड़क के किनारे से ले ली और उसको आपने खेत में डाल दिया, कच्चा पड़ा हुआ है, वैसे तो कहने को 3 साल की है, 2 साल की है, लेकिन वो कच्चा होता है, और आपने 5 दिन जो है ढेरी बना के उसमें रखी, तो उसमें जो पहले ही नहीं था कुछ भी, वहां जाकर के और खत्म हो गया। उसके बाद फिर उसको मिक्सअप करते हैं, तो वो कच्चा खाद है, वो आपके दीमक या दूसरी चीजों को बुलाता है। दीमक इसलिए आती है क्योंकि उसमें कार्बन नहीं है। तो कार्बन इसलिए कहते हैं कि आप तरल खाद, जब आप जो गौबाना मैंने बताया कि आप गोबर और मूत्र का जो घोल है पानी के साथ, उसको आप घोलिए, तरल बनाइए और सीधा खेत में चला दीजिए, बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे इसके। मित्र जीवाणु मैंने आपको बता ही दिया कि आप इस्तेमाल कीजिए। गोबर गैस है तो वो कर दिए। होमा फार्मिंग, नक्षत्रीय खेती, जिसको बहुत अच्छी, ये भी एक तरीका है जो पहले एक डास पे एक प्रोजेक्ट हुआ था, इसमें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा, हमारे यूपी में तो बहुत अच्छा हुआ था और इसमें काफी पैसा भी खर्च किया था, लेकिन लोग इसको कर नहीं पाए क्योंकि थोड़ा सा मेहनत वाला काम है। एक साथ हम किसी को कन्वर्ट करेंगे उस तरीके से तो वो नहीं आएंगे। जब जागरूकता आएगी, अब सही मायने में इसकी जरूरत है, तो होमा फार्मिंग जो है वो आप कर सकते हैं। और सोयाबीन या किसी भी दाल का जैसे बताया मैंने, टॉनिक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। होमा फार्मिंग क्या है, मैं 2 मिनट इस पे लूंगा, उसके बाद अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। इसमें ये इतना बढ़िया है, ये हमारे ही देश की संस्कृति थी। आज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जितने भी विदेशी लोग हैं वो इस पर बहुत बड़ी रिसर्च कर रहे हैं। आप इसको घर में भी कर सकते हैं और अपने खेत में भी कर सकते हैं। जब आप खेत में करते हैं इसको या घर में करते हैं तो 8000 घन फीट का जो एरिया है वो आपका शुद्ध होता चला जाता है। और इसमें तांबे का पात्र ले आता है इस तरीके का जो आप देख रहे हैं, और इसमें देसी ही जैविक खेती से उत्पन्न जो अनाज है, गेहूं है, दाल है, कुछ भी ले सकते हैं। और देसी गाय के गोबर से बने हुए कंडे, इनको आप लीजिए। सुबह और शाम का जो कैलेंडर है वो आपको नेट पे मिल जाएगा, कब सूर्य होता है कब सूर्यास्त होता है वो आप देख लीजिए।
और सुबह ही आपको मिल जाएगा, आप नेट पे जैसे डालेंगे तो आपको टाइम का पता चल जाएगा। ये सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय ही होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सूर्य उदय का जो एक मंत्र है उसके साथ आहुति दी जाती है। आप 5 मिनट पहले बैठ जाइए, इसको एक ही जगह पर निश्चित करना है, चाहे आप घर में करें चाहे आप खेत में करें। वो जगह बार बार बदलनी नहीं चाहिए, वहीं से पूरा एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन होता चला जाता है। तो आप जब एक जगह इसको निश्चित कर देंगे, पूरब की दिशा में मुंह करके बैठना होता है, और जो सुबह का जो मंत्र है, सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं नमः, प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदं नमः, और शाम का जो है अग्ने स्वाहा अग्ने इदं नमः, प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदं नमः। ये मंत्र के साथ में आप जैसे पहला मंत्र आपने दिया, दो आहुति देनी होती है। ये पहली वाली लाइन जैसे हमने बोला, हमने घी को उस अनाज में मिक्स अप कर लेना पहले ही, और अग्नि प्रज्वलित कर देनी है। अग्नि जब प्रज्वलित हो जाएगी 5 मिनट पहले, तो वो इस तरीके से हल्की हल्की जलने लगेगी। आपने जैसे पहले लाइन बोली सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं नमः, तुरंत उसमें से आधा जो है आपने आहुति दे दी। उसके बाद फिर दूसरे मंत्र के साथ में आहुति दे दी। तो जो आहुति से निकल रहा है उसमें जो किरणें, उसमें जो उसके रिएक्शन में गैसेस निकल रही हैं, वो सारी एनवायरनमेंट को क्लीन करने वाली गैसें हैं। और वो सूर्य उदय होते समय या सूर्यास्त होते समय जो सूर्य की किरणें आपस में इनका रिएक्शन होता है, वो हमारे 8000 घन फीट के एरिया को शुद्ध करता है। और इस क्षेत्र में इतने एरिया में जो भी आपका हानिकारक बैक्टीरिया हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। अगर आप खेत में कर रहे हैं तो आपकी फसल स्वस्थ रहेगी, कीट बीमारी से मुक्त रहेगी, और धीरे धीरे जो है आपको कोई कीटनाशक कोई पेस्टिसाइड छिड़कने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब इसकी राख बचती है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं, बीज उपचारित कर सकते हैं। इवन ऐसा भी देखने में आया है कि एलर्जी तक इससे ठीक हो जाती है। पेट में आपको दर्द है तो उसको आप पानी के साथ लेकर के उससे भी आराम मिलता है। बहुत सारी रिसर्च है, आप नेट पे देखेंगे तो इसकी मिल जाएगी। और इस मंत्रों को बोलने का भी एक भाव होता है, और ये हम सीधे जो है ईश्वर को साक्षी मान करके अग्नि के साथ में जितने भी हमारे देवता हैं उनको हम आहुति देते हैं, जो हमारी इस पूरे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में मदद करते हैं। तो ये होम फार्मिंग है। और मैं आपको बता दूं कि जो एक कैलेंडर भी होता है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको आपसे। तो ये आप जून में जो है इस तरीके से ये डेट्स में अगर आप सीड एंड फ्रूट्स क्रॉप लगाएंगे तो इनका अलग प्रभाव पड़ेगा। रूट की जो ट्यूबर्स क्रॉप हैं वो, तो इनका एक समय है, वो पूरा उसके हिसाब से इसको बनाया गया है। ये जो रेड लाइन में आप देख रहे हैं, अवॉइड करना है इनको, अवॉइड सोइंग, मतलब जो बोने की तिथि है वो इन डेटों में नहीं करनी है। तो ये आप अगर करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग मून्स, इसके आधार पर यदि आप करते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा जो है रेस्पॉन्स इसका मिलता है। इसको हम नक्षत्रीय खेती कहते हैं या बायोडायनेमिक खेती कहते हैं। हमारा मकसद यही है कि जो प्राकृतिक और जैविक खेती है वो जीवन का आधार है, और इसको हम लोग मिलकर के ही एक अच्छा आधार दे सकते हैं। और जो पेड़ पौधे हैं इनसे हम प्रेम करें, प्रकृति जो है तभी हमको जो है आशीर्वाद भी देगी और हमारी आने वाले संतति को एक अच्छा माहौल और एक अच्छा एनवायरनमेंट देगी यदि हम ये ऐसा करते हैं। तो मैं 2 लाइनों के साथ अपनी पीपीटी को बात को खत्म करूंगा, उसके बाद हम सवाल लेंगे कि अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता कीजिए किस मंजिल तक जाता है, लेकिन यदि मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह नहीं हमको करनी चाहिए। हमें जो है कैसा ही भी रास्ता हो उस मंजिल तक हमको पहुंचना ही है। तो जो टिकाऊ खेती या जैविक खेती या प्राकृतिक खेती का जो रास्ता है वो थोड़ा सा कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन इतना कठिन नहीं है कि हम उसे ना कर पाए। तो हमें अपनी आने वाली संतति इस प्रकृति को बचाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए ये करना ही होगा, निश्चित रूप से करना होगा। और जब हम ठान लेंगे तो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम होता है, वो जब हम बार बार उसको अपने मन में दोहराएंगे और सोचेंगे उसको कि हमको ऐसा करना है। तो एक शाहरुख खान की मूवी भी है, आपने देखी हो शायद, कि जब हम कुछ सोच लेते हैं तो पूरी कायनात जो है वो हमको उसे सिद्ध करने के लिए हमारे सामने और हमारे साथ लग जाती है। तो वो कायनात तभी लगेगी जब हम सोचेंगे। तो आज हम ये प्रण करें कि हमने अपनी जमीन को, मिट्टी को, प्रकृति को बचाना है, तभी हम जो है इसको सही आधार दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।